एच.सी. वर्मा का 17 सम कर लेते हैं डिस्कस। सीट का एक्चुअली मैंने सीट डाउनलोड किया नहीं अभी तक। देखता हूँ सीट का डाउन ये एच.सी. वर्मा का 17 सम तुम लोगों ने डाउट पूछा है कुछ बच्चों ने। और ये सवाल है पूछा इसके बीच में और इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। देखो ये प्लेट एरिया तो पूरा है, उसके बाद यहाँ पे इतना हाफ का डिस्टेंस डी, इस पार्ट का डिस्टेंस डी प्लस स्मॉल बी, और ये है। तो इसको हम 3 कैपेसिटर में बांट सकते हैं क्या। ये मेटल प्लेट है, ये भी मेटल प्लेट है, सो वी कैन डिवाइड दिस कैपेसिटर इनटू 3 कैपेसिटर, है ना। अगर ये टोटल एरिया ए है इसका, तो इसका एरिया इस कैपेसिटर का a/3 होगा, इस कैपेसिटर का भी एरिया a/3, और ये भी a/3 एरिया। एंड इसका अगर पूछा जाए कि ये तीनों कैसे कनेक्टेड है, कहोगे कि दिस 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सर क्यों पैरेलल है, बिकॉज ये मेटल प्लेट है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम, इसका 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 भी पोटेंशियल सेम है ना। तो इस दोनों पॉइंट के बीच में 1 2 3 सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पैरेलल में कनेक्शन है। So C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3. What is C1? Epsilon naught A upon 3 epsilon naught A by D. What is C2? Epsilon naught A by 3 upon, what is the distance? D plus B plus so on. So देवदत्ता, ये क्लियर सवाल? हाँ सर। Next is H.C. Verma का 12 sum करा कि there are 2 sphere R1 and दूसरा R2। ये पूछा कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है। ठीक है, सॉरी इक्विवेलेंट है, इसका कैपेसिटेंस क्या है, सिर्फ आइसोलेटेड है, और इसके बीच का डिस्टेंस लार्ज है। तो तुम्हें पता है इसका सिर्फ कैसे निकालते हैं, मैंने समझाया था क्लास में। अब उसके बाद कहा है कि क्या करो, ये दोनों को कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दो। कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया। जब हम सिर्फ इसको कंसिडर कर रहे थे तो एक प्लेट ये था, इसका दूसरा प्लेट कहां मानते थे, इंफिनिटी पे। ये जो कैपेसिटर था आइसोलेटेड, एक प्लेट ये है, दूसरा इंफिनिटी पे, इसमें भी एक प्लेट ये है, दूसरा इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी का तो पोटेंशियल जो भी है 0 लिया।
अब जब इसको हम कनेक्ट कर दिए बच्चों, तो इसका और इसका भी पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर का ये प्लेट और ये प्लेट सेम पोटेंशियल पे, और दूसरा दोनों का प्लेट इंफिनिटी पे है जो कि सेम पोटेंशियल पे। सो इन दिस कॉम्बिनेशन दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। सो ये तुम्हें C1 पता है, ये तुम्हें C2 पता था, और कनेक्ट कर दिया तो पैरेलल में है C इक्विवेलेंट जो कॉम्बिनेशन का हो जाएगा C1 प्लस C2। इज इट क्लियर? और सर। ऐसे हमने बताया था कि ये स्फेरिकल कैपेसिटर का ये R1 और R2 क्या होता था, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट क्या होता था 4 पाई 1 अपॉन R1 माइनस 1 बाई R2, यही था फॉर्मूला। अगर आइसोलेटेड की बात कर रहे हैं तो R2 इंफिनिटी पे 0, तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इसका। इज इट क्लियर प्रतीक्षा? यस सर। आइसोलेटेड के लिए R2 इंफिनिटी पे तो R2 0 कर देंगे तो ये आ जाता है आइसोलेटेड के लिए। जनरल ऐसा ये है, तो ये C1 कितना लिख लोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, सही लिख रहा हूं ना? C2 भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 और C1 प्लस C2। अब देखना ये कॉम्बिनेशंस दिया हुआ है, मुझे इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये सारे C हैं, ऑल कैपेसिटर आर सेम एट C। अच्छा एक और कनेक्शन था, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड। सो बताना C1 C3 एंड C5 क्या पैरेलल में है? C1 C3 C5 क्या पैरेलल में कनेक्टेड है? सारे बच्चे ध्यान से देखें। ये पॉइंट का पोटेंशियल सपोज ये V है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V, यहाँ पे V, यहाँ पे V, यहाँ पे V। इस पॉइंट का सपोज V1 है तो ये भी V1 और यहाँ का 0। तो आई होप कि ये सबको रियलाइज हो गया है दिस 3 कैपेसिटर आर इन पैरेलल। और देखो C2 एंड C4 आल्सो पैरेलल में है। किरण ने कहा यस सर, C2 C4 आर आल्सो इन पैरेलल। देखो यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज C2, दिस इज C4। What about the C6? C6 यहाँ V, यहाँ पे 0, C6 is connected in this way। आई होप कि बहुत ही इजीली अब समझ में आ गया होगा। ये री डायग्राम ड्रॉ कर दिया, हालांकि इससे पहले खुद से भी समझ सकते थे। सो रितु जी बताओ क्या क्लियर हो गया? C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C/3 C/2 सॉरी 3C 2C, ये दोनों सीरीज में फिर उसके साथ पैरेलल। सो C इक्विवेलेंट विल बी C प्लस
3c into 2c divided by 5c. 11c अपॉन 5 चार्ज कितना फ्लो किया अगर हमने कनेक्ट किया तो Q इज इक्वल टू CV 11c बाई 5 इंटू V। तो मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। B will be the correct option। क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों 11th हमने ऑलरेडी करा चुके हैं। बताओ मयूर महाजन 11th हुआ है कि नहीं? क्लियर है सर। चलो इसमें और कोई डाउट? तो अभी हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यहां से होमवर्क दे देता हूं मैं, और मैं फॉरवर्ड भी कर दूंगा। बहुत सारे पास पीडीएफ नहीं होगा। सो यू कैन ट्राई द सेक्शन बी पूरा, सेक्शन सी पूरा ट्राई कर सकते हो। ये एच.सी. वर्मा का सवाल है C3। ये भी आई थिंक एच.सी. वर्मा का सवाल है। C6 छोड़ देना, C6 बहुत ही आसान है, बट जब मैं पढ़ाऊंगा थ्योरी तो समझ में आ जाएगा। सेक्शन डी नहीं करना है अभी, सेक्शन ई नहीं करना है। देन पार्ट 2 का सेक्शन ए पूरा, सेक्शन बी भी कर लेना है। नहीं, सेक्शन बी नहीं करना है, इसमें बीच में कुछ कुछ डाल दिया है। सेक्शन सी कर लेना पूरा, कंप्लीट द सेक्शन सी। सेक्शन डी नहीं करना है। चलो किसी को और डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम हटाते हैं ये। लास्ट क्लास जो लास्ट में कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आएंगे। कुछ बच्चों ने मुझे भेजा था भी, जो हमने होमवर्क दिया था उसका फोटो, और सही था। 3-4 बच्चों ने ही भेजा है, धनंजय, ऋतुजी। इसमें सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि अगर स्विच ऑन किया है तो ये चार्ज होगा, और चार्ज होकर के फाइनल टोटल चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू CV। इसमें जो एनर्जी स्टोर होगा कैपेसिटर में, दैट विल बी हाफ CV स्क्वायर एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। ये कितना आ जाता है Q इंटू V, बिकॉज V पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस Q चार्ज दिया है, CV स्क्वायर। और हमने बताया हीट लॉस इन द सर्किट, ये सारे बच्चों को आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर। इसका मीनिंग क्लियर है तुम्हें? And this heat loss is independent of R।
ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, इतना तो सबको ध्यान में होना चाहिए, अदरवाइज तुम्हें डांट लगेगी। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। ओके, और इस एनर्जी को हम लोग बहुत तरीके से लिखते हैं। एक तो ये फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला क्या लिखते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2c, और क्या फॉर्मूला होता है, हाफ क्यू इंटू वी। जब जैसा जरूरत पड़े एनर्जी स्टोर को लिख सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है वो किस फॉर्म में है। कह रहे कि एनर्जी है, दो चार्ज सेपरेटेड है, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में है। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी डिस्कस किया था, सेल्फ एनर्जी या दो चार्ज का एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी। जो भी हम एनर्जी की बात करें वो एनर्जी किस फॉर्म में है, इस पे कुछ चार्ज, इसका कुछ एनर्जी है, so that energy is in the form of electric field। इलेक्ट्रोस्टैट से भी रिलेट करूंगा। दिस एनर्जी जो है स्टोर्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म है। द होल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल सराउंडिंग। डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट एनर्जी डेंसिटी होगा। तो लिखो एनर्जी इन ए कैपेसिटर, हेडिंग डाल दो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। Because the electrostatic energy is in the form of electric field, distributed in the form of electric field. Electrostatic energy is distributed in the form of electric field. अब कहोगे सर ये कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है, तो दिस एरिया इज लार्ज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। मैं ये assumptions ले रहा हूं, इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस वे। है ना, इतने वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो भी एनर्जी स्टोर्ड है वो इतने ही वॉल्यूम में है। Whatever the energy is stored, that is in this volume, and we will assume that कि ये बहुत बड़ा है d के कंपेरिजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही है, और इन पॉइंट पे कुछ डेविएशंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, बट उस नेग्लिजिबल होगा। सो टोटल एनर्जी है बच्चों कितना, क्यू स्क्वायर कोई भी फॉर्मूला लिख लो, हाफ सी बी स्क्वायर लिखा है तो हाफ सी कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, इतना एनर्जी है। अगर मैं कहूं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो V इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, E इंटू डी। एग्जैक्टली मुझे निकालना है एनर्जी डेंसिटी, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस वॉल्यूम इज दिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखना है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को यहां से रिप्लेस कर सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और V को लिख लेंगे ED।
दिस इज टोटल एनर्जी स्टोर्ड, इतने वॉल्यूम में है। सो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दिस डिवाइड बाय, ये कितना वॉल्यूम है बताओ। ये वॉल्यूम है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू डी, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम को बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये देखो कैलकुलेट करो क्या आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करके बच्चों, आई होप कि आ गया होगा ये एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चेक करो क्या आ रहा है, स्मॉल यू लिख ले रहा हूं, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया था, ये चल क्यों नहीं रहा बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बोला था इतना आता है, लेकिन प्रूफ हमने यहां किया। दिस इज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, वैक्यूम और एयर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। मिटा दो इसको। सो अभी हमने एनर्जी डेंसिटी निकाल लिया और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पहले निकाल लिया था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि अगर दो प्लेट कैपेसिटर का है, एक पे चार्ज प्लस क्यू, एक पे चार्ज माइनस क्यू, तो इसके बीच में कितना फोर्स लग रहा है और कैसा फोर्स होगा। कहोगे सर सिंपल सा है, फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव, बिकॉज एक पे प्लस एक पे माइनस, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स कितना है। तो लिखो फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, दिस इज हेडिंग। कैन यू डिराइव बाय योरसेल्फ force between plates of the capacitors, parallel plate capacitor। रितु जी इतने सॉल्व करके बता दिया, बहुत बढ़िया। एक कैपेसिटर का प्लेट, दूसरा प्लेट, इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू, एरिया इज ए, डिस्टेंस इज डी, एंड वी आर टेकिंग द assumption the gap is much smaller than compared to the dimension of the plate, area के कंपैरिजन में। सो यहाँ पे प्लस क्यू, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। ऑल्दो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण और इसके कारण भी। बट मुझे लिखना है फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अदर प्लेट। अब इस पॉइंट पर अगर मैं डिस्कस करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लेंगे, अगर इस पे फोर्स लिखना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण खुद पे फोर्स नहीं लगाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हालांकि इस रीजन में यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ाया था तो वहां भी बताया है ये कॉन्सेप्ट। इतना इनटू इसका चार्ज, चार्ज कितना है Q, दिस विल बी द फोर्स। और ये फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। सिग्मा को लिख लेंगे Q बाई A, so Q square upon 2 epsilon naught into A. This is the force. एक काम करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हम एक और कॉन्सेप्ट से डिराइव करते हैं। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। इमेजिन करो कि ये जो इस पे चार्ज Q है और इस पे चार्ज माइनस Q, ये सपोज फिक्स्ड है और ये प्लेट इनिशियली बहुत ही नजदीक था, ऑलमोस्ट टच कर रहा था, ऑलमोस्ट टच कर रहा था। मतलब एक गैप के बीच में कोई स्पेस नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, क्योंकि गैप ही नहीं है, तो एनर्जी स्टोर जीरो। अब क्या किया, एकदम टच करने से धीरे 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 पुल करते जाओ, इसको पुल किया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है FE, F इलेक्ट्रोस्टैटिक और F एक्सटर्नल इधर लग रहा है, एंड वी आर पुलिंग स्लोली। वी आर पुलिंग स्लोली, सो क्या हो जाएगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक that is equal to F external रखेंगे। That means kinetic एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, स्लोली पुल कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निगेटिव वर्क कर रहा है, तो कितना एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा? डेल्टा U, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इज डूइंग नेगेटिव वर्क। व्हाई नेगेटिव? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है, इंटरनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंड फोर्स इज कांस्टेंट। देखो यहाँ पे ये D पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये फोर्स, as long as this dimension is much smaller than this। पूरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। So delta U will be negative of work done by conservative force, that means electrostatic force, या इसी को कह सकते हैं जितना ये निगेटिव वर्क कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उतना ही एक्सटर्नल फोर्स इस केस में पॉजिटिव वर्क कर रहा है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बिकॉज ये दोनों इक्वल है, एक्सटर्नल एजेंट इज डूइंग पॉजिटिव वर्क, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डूइंग नेगेटिव वर्क। तो हम लोग कहते हैं इस केस में बोल सकते हैं कि कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज द डेफिनेशन। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, नेचर में अपोजिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वर्क डन का। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो ये हम यूज कर सकते हैं
आई होप कि यहाँ पे क्लैरिटी आ गई होगी तुम लोगों को। कोई भी लिखे ये और ये तो सेम ही आएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, एफ एक्सटर्नल इतना लग रहा है क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू फोर्स लगा इतना, डिस्टेंस इसको ले गए डी, जीरो से लेकर के डी डिस्टेंस, तो इतना इंटू डी। सो डेल्टा यू कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन, नाउ यू कैन सी 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये डी को ऐसे ले आओ डी, दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। दैट मींस अगर क्यू चार्ज है, डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, सो दिस इज द एनर्जी स्टोर। और यही हमने डिराइव भी किया था दूसरे मेथड से, सो हमने रिलेट कर दिया बच्चों। दैट मींस इसका जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, ग्रेटर विल बी द एनर्जी। कहोगे सर क्यों ग्रेटर होगा, सो वी कैन सी इनसाइड कि जितना ऐसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, देयर विल बी मोर वॉल्यूम जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, ज्यादा वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए ज्यादा एनर्जी होगी। लेकिन ये नहीं कहोगे सर डी को बढ़ाते गए तो इतना ही रहेगा, इसी फॉर्मूला से आएगा। ऐसा नहीं होगा, अगर डी कंपेरेबल टू ए हो जाएगा तो फिर डेविएशन होंगे, फोर्स में भी डेविएशन होगा। ये फोर्स हम तब माने जब इलेक्ट्रिक फील्ड सब ऐसा ऐसा है। बच्चों यहाँ पे मैंने बता क्या रहा था कि अगर हम इसका डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो जो वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वॉल्यूम बढ़ रहा है। चार्ज हम अभी कांस्टेंट रख रहे हैं, प्लेट पे चार्ज कांस्टेंट है और डिस्टेंस को हम बढ़ा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का यही होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और वॉल्यूम बढ़ रहा है, ज्यादा वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड, सो देयर विल बी मोर एनर्जी बढ़ेगा। या हम सिंपली कह रहे हैं कि जैसे से बढ़ा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वर्क कर रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव वर्क इंक्रीज कर रहा है एनर्जी। या हम कह सकते हैं कि मैंने जो वर्क किया, मेरा वर्क स्टोर हो रहा है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना ज्यादा दूर तक पुल करोगे, इसके पास उतना एनर्जी होगा, प्रोवाइडेड Q is constant. Is it clear? हाँ Clear now? हाँ सर। अब इस पे सवाल जो तुमने पूछा, और भी इस पे सवाल आते हैं, उस कॉन्सेप्ट को अभी बता रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, जो अभी डिस्कस करूंगा, इसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। इतना थ्योरी तो हर जगह लिखा रहता है, एनर्जी ये होता है। अब इस सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये बैटरी बी कनेक्टेड है और इसका डिस्टेंस अभी डी है, क्रॉस सेक्शन या ए है। दिस इज कनेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम, और एक एक्सटर्नल एजेंट ने इधर फोर्स लगाना शुरू किया, एंड पुल स्लोली टू increase double the gap. अब ये सवाल को अगर तुमने कॉन्सेप्ट को समझा है तो बहुत अच्छे से ये बता सकते हो, और मैं किसी से भी पूछ सकता हूं कि ये प्रोसेस लिया। आईआईटी का पूछने का तरीका बच्चों ऐसा ही है, कॉन्सेप्ट को डेप्थ में पूछता है, जस्ट सीख वाले निकालने से काम नहीं चलेगा।
अभी ये दो प्लेट्स है कैपेसिटर का, एक बैटरी से कनेक्टेड है, ये फुल्ली चार्ज, इस पे अभी कुछ चार्ज है Q। अभी कितना है तो C इंटू वी। C कितना है एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू वी। अगर पूछा जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस V बाई D होगा। इज इट करेक्ट? अभी इनिशियली ये होगा। नाउ एक्सटर्नल एजेंट इज डूइंग वर्क, इट इज पुलिंग स्लोली फ्रॉम D to 2D। पहला सवाल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, क्या होगा इसमें टिक करना है। दिस इज द प्रोसेस। मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, शर्विल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो शर्विल ने बताया पॉजिटिव। दूसरा, अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल एजेंट तो पॉजिटिव, अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो निगेटिव होगा। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज या डिक्रीज, कौन सा टिक करें। किरण ने बताया डिक्रीज, बहुत बढ़िया। तीसरा सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड इन the gap, electric field in the gap of the plates, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहां भी लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, डिक्रीज या रिमेन्स कांस्टेंट, वो भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, this is the battery is connected, आई होप कि सबने डिसाइड कर लिया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, तो सर कैसे कैसे डिक्रीज होगा, इस फॉर्मूला से। व्हाट इज द कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट, ये ध्यान देना है, बैटरीज कनेक्टेड, इसके बीच का, टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल कांस्टेंट है, दिस इज द बेसिक। हालांकि ये भी सवाल मुझे पूछना चाहिए था, लेकिन ये तो दिया हुआ ही है। तो V इज कांस्टेंट और D क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। चौथा सवाल, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज, डिक्रीज या रिमेन्स कांस्टेंट, मैं तीसरा नहीं लिख रहा हूं, तो अभी यही दो मैं पूछ रहा हूं। सो सर्टेनली कोई कहेगा सर हमने जो एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव वर्क कर रहा है, आपने अभी पिछले सवाल में बताया कि एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन है एनर्जी स्टोर्ड में जाएगा, तो लगेगा कि इंक्रीज हो रहा है। ये तो मिसकंसेप्शन जनरेट कर सकते हो, वहां से मिसकंसेप्शन है, वो समझाऊंगा। अभी अगर हम लोग डिस्कस करें व्हाट इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट, तुम कहोगे सर वॉल्यूम बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ना चाहिए, ये बढ़ना नहीं, ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज इज करेक्ट। मनस्वी बोलेगी सर अभी तो आपने बताया कि वॉल्यूम बढ़ रहा है,
ज्यादा वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एनर्जी कांस्टेंट बढ़ना चाहिए। बट आई होप कि ये क्लियर कर दिया यहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, तो एक्चुअली क्या होगा? तो हम लोग देखेंगे हाफ सी इंटू वी स्क्वायर से, V is constant, C is decreasing, capacitance is decreasing, that's why energy is decreasing. So this is correct. क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए यहाँ पे, और ये बच्चे जनरली डाउट पूछते हैं, हर बार ये डाउट पूछते हैं। एक सवाल आ गया, कभी ये गलत करते हैं, कभी ये, क्या बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। 5वां सवाल, the cell is absorbing energy or supplying energy, absorbing या सप्लाइंग, कौन सा कर रहा है, क्या कर रहा है? इन दिस केस सेल एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है या सप्लाई कर रहा है? इससे पहले एक सवाल हम ये पूछ लेते हैं कि व्हाट विल हैपन टू द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। चार्ज ऑफ द कैपेसिटर क्या है, कांस्टेंट है क्या? कहोगे नहीं सर, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर डिक्रीज कर रहा है। ये पहला सवाल। कहोगे सर कैसे डिक्रीज कर रहा है? Q is equal to C into V, V constant, C is decreasing, so charge of the capacitor is decreasing, मतलब जो Q चार्ज है वो कम हो रहा है, that means Q चार्ज ऐसे जा रहा है, चार्ज ऐसे जा रहा है, इधर चार्ज जा रहा है, बैटरी इज एब्जॉर्बिंग द एनर्जी, बैटरी इज एब्जॉर्बिंग द एनर्जी। श्रीतोष का आ गया था, किरण का आ गया था, प्रथमेश का आ गया था। रब मत करो ना, मैंने कुछ रब कर दिया, चलो अच्छा 1 2 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप ऑफ द कैपेसिटर, ये था। पांचवा, छठा सवाल, वैल्यू ऑफ एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल क्या होगा? सर वो एब्जॉर्बिंग वाला एक बार बता दो ना। कौन सा? फिफ्थ वाला। सेल इज एब्जॉर्बिंग और सप्लाइंग द एनर्जी। इससे पहले तुम लिख सकते हो कि व्हाट विल हैपन टू द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। लिखो सर चार्ज आ गया कि चार्ज डिक्रीज हो गया समझ में, लेकिन ये एनर्जी का बाद चार्ज में डिक्रीज हो रहा है। चार्ज डिक्रीज हो रहा है मतलब चार्ज जो पहले यहाँ पे सपोज 10 माइक्रोकूलम था, अब 8 माइक्रोकूलम है, फिर 6 माइक्रोकूलम होगा। मतलब यहां से चार्ज इधर से इधर जा रहा है चार्ज। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलेगा तो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी सप्लाइंग एनर्जी। अगर करंट इधर है तो बैटरी सप्लाइंग एनर्जी, करंट इधर है चार्जिंग का केस हो जाएगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सेल इज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, तो कहोगे कि चार्जिंग हो रहा है, ऐसे आ रहा करंट, बैटरी में एनर्जी स्टोर होगा, बैटरी इज एब्जॉर्बिंग द एनर्जी बिकॉज ऐसे करंट है। क्लियर या नहीं मनस्वी? फिर से समझाऊं? आवाज नहीं आया, शायद नहीं क्लियर है। क्लियर है सर। कहा ना इस पे चार्ज घट रहा है, तो चार्ज कहाँ जा रहा है? चार्ज यहां से ऐसे फ्लो रहा है, इधर है चार्ज का फ्लो। बैटरी में चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से इन कर रहा है, मतलब ये चार्जिंग का केस है ना।
पॉजिटिव टर्मिनल अगर चार्ज सप्लाई करेगा तो ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है, उल्टा जा रहा है तो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये क्लियर। फिर मैंने 6 सवाल पूछा, वैल्यू ऑफ एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल का वैल्यू क्या होगा? क्या ये कांस्टेंट है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? तो कितना आया था एफ एक्सटर्नल, पता है ना? एफ एक्सटर्नल आया था क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, आई थिंक a एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, क्यू डिक्रीज कर रहा है, एफ एक्सटर्नल क्या हो रहा है? एफ एक्सटर्नल इज डिक्रीजिंग। कांस्टेंट नहीं है एफ एक्सटर्नल। ठीक है। एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर डिक्रीज कर रहा है। और बच्चों इसको स्लोली अगर पुल कर रहे हैं, स्लोली के केस में ये इलेक्ट्रॉन स्लोली जा रहा है, जीरो वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है, बहुत स्लोली, तो वो कोलिजन्स नहीं होगा। तो हम लोग कहेंगे अगर स्लोली है तो सर्किट में एनर्जी कंज्यूम नहीं होगा। मतलब अगर स्लोली है तो सो इन दैट केस अभी हम लोग क्या कहेंगे कि कैपेसिटर का भी एनर्जी घट रहा है, एफ एक्सटर्नल भी पॉजिटिव वर्क कर रहा है। तो ये दोनों एनर्जी, जितना पॉजिटिव वर्क किया एफ एक्सटर्नल, जितना एनर्जी इसका घटा, ये दोनों कहां गया? घटा मतलब किसी को दिया, एक्सटर्नल एजेंट भी पॉजिटिव वर्क किया, तो ये दोनों कहां गया? ये दोनों इसमें गया, बैटरी ने एब्जॉर्ब किया, है ना? और अगर स्लोली नहीं रहेगा, थोड़ा सा फास्ट रहा है, प्रैक्टिकल केस का है, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, इसका डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, दोनों, कुछ एनर्जी सर्किट में लॉस होगा रेजिस्टर में और कुछ एनर्जी बैटरी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी कंजर्वेशन ध्यान में रखो। सो आई होप कि हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए यहाँ पे। so, बच्चों में फिर से एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया जिसमें बैटरी कनेक्टेड था, कैपेसिटर के प्लेट के बीच का डिस्टेंस को बढ़ा रहे थे। अब मैं केस ले रहा हूं कि ये स्विच पहले कनेक्टेड था और अब इसको ओपन कर दिया गया है, कब? t=0 पे। इससे पहले कनेक्टेड था तो कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज और Q इक्वल टू कितना है? C इंटू V। सपोज ये C0 था इनिशियली, तो इस प्रोसेस में पहले स्विच को ओपन किया, उसके बाद डिस्टेंस इंक्रीज किया, सो क्या होगा? पहला क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूं, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स, मतलब दोनों मिला के तो 0 रहेगा, दोनों को नहीं बताते हैं, प्लस Q को बोलते हैं चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो ये क्या होगा? यहां पे फिल करना इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट, ये 3 ऑप्शंस पुट करना है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप, electric field between the plates, what will happen to this? तीसरा, potential difference between the plates, चौथा सवाल,
energy stored of the capacitor पांचवा सवाल, force between the plates ये 5 सवाल तुम खुद से बता सकते हो, ये होमवर्क रहा। सर रुको ना। मिटाना मत, रुक जाओ। यस अब चलो हम लोग आते हैं, अब थोड़ा सा सिलेबस और आगे बढ़ाते हैं। एक पार्ट है ये डाइलेक्ट्रिक। तो वैसे डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? डाइलेक्ट्रिक प्लेट इनसाइड कैपेसिटर। तो सबसे पहले कहेंगे डाइलेक्ट्रिक क्या है। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? दिस इज नथिंग बट इंसुलेटर, इंसुलेटिंग प्लेट। तो कंफ्यूज मत करना, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। जो इंसुलेटर है उसी को कहेंगे डाइलेक्ट्रिक। बच्चों एक चीज समझना, ये कैपेसिटर अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे एयर फिल्ड कैपेसिटर। गैप में एयर है या वैक्यूम। बट इमेजिन करो वैक्यूम तो रख भी नहीं सकते हैं, बिकॉज अगर वैक्यूम रखा है यहाँ पे, इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, फोर्स इधर लगा है। और ये प्लस क्यू है माइनस क्यू, ये दोनों अगर कैपेसिटर बनाए, इसको चार्ज किया, तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है बच्चों। तो ये प्लेट के बीच का डिस्टेंस को मेंटेन रखना है, कांस्टेंट रखना है प्लेट के बीच का डिस्टेंस। और तुम्हें कह दिया जाए कि तुम एक कैपेसिटर बनाओ, तुम्हें दे दिया गया काम, तुम इंजीनियर बन गए हो, 2 प्लेट दे दिया गया। अब इसको कैसे फिट करोगे कि इसके बीच का डिस्टेंस एकदम फिक्स है, और वो भी बहुत कम है, 2 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर के रेंज में, और भी कम। दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो हाउ विल यू मैनेज इसको? मैकेनिकली कैसे बनाओगे? एकदम डिस्टेंस को फिक्स रखना है, थोड़ा सा भी डिस्टेंस चेंज होगा तो बहुत सेंसिटिव है, ये कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, सारा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। तो अगर तुम किसी सर्किट में कैपेसिटर यूज कर रहे हो तो उसका जो भी कैपेसिटेंस है फिक्स रखोगे। तो बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है यार कि कैसे रख सकते हैं एयर गैप। हाउ विल यू इंश्योर कि ये डिस्टेंस फिक्स उतना ही रहे, जबकि इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो एक्चुअली क्या करते हैं, इसको मैकेनिकली समझो कि इसको कैसे रखें, कैसे बाहर से क्लैंप रखेंगे जो कि अट्रैक्ट करेगा, तो ये पास आना चाहेगा। और जस्ट इमेजिन करोगे तुम्हें काम करने के लिए दे दिया जाए, हाउ विल यू इंश्योर? बहुत मुश्किल है। क्या करते हैं, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मतलब एक इंसुलेटर प्लेट डाल दिया, है ना। बच्चों ये देखो, ये हमारा एक हो गया, ये एक प्लेट, ये हो गया दूसरा प्लेट, और इसके बीच में मटेरियल है, इसको फिक्स कर दिया, क्लैंप कर दिया। अब बताओ ये मटेरियल फिक्स्ड है, अब इसको अट्रैक्ट भी करेगा तो कैसे जाएगा? इंसुलेटिंग है। तो ये जो पेजेज है सोचो कि इंसुलेटिंग मटेरियल है, और ये प्लेट्स है कंडक्टिंग प्लेट, इसको ऐसे फिक्स कर दिया। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स भी लग रहा है तो नहीं, अंदर नहीं जाएगा, एकदम डिस्टेंस फिक्स्ड हो गया, चेंज नहीं होगा। कुछ बच्चों का आया कंसर्न कि सर वीडियो क्लियर नहीं है, सर ये दोबारा बताओ। बस मैं छोड़ दूंगा। रिपीट करो। तो एक्चुअली प्रैक्टिकली जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं वो एयर फिल्ड कैपेसिटर नहीं होते हैं, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक पुट किया रहता है। इंसुलेटर कंडक्टर पुट करेंगे तब तो क्या होगा, दोनों का
कनेक्शन ज्वाइन हो गया तो क्या होगा, सारा चार्ज फ्लो हो जाएगा, चार्ज ही स्टोर नहीं होगा. सो वी डोंट प्ले पुट कंडक्टर. सो इन capacitor, dielectric material is filled in the gap of plates, of the metal plates. So, पहला सवाल कि क्यों डायलेक्ट्रिक पुट करते हैं, जो कि तुम्हें किसी इंडियन ऑथर में नहीं लिखा रहेगा, तुम्हें मिलेगा. डायलेक्ट्रिक पुट करने का सबसे मेन काम है कि ये मैकेनिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि हाउ टू मेक कैपेसिटर, हाउ टू इंश्योर दैट गैप विल रिमेन कांस्टेंट, है ना. सो सॉल्व मैकेनिकल प्रॉब्लम to maintain fixed gap. ये फॉरेन ऑथर के बुक में देखोगे तो ये लिखा रहेगा, मिलेगा. मेन रीजन ये, और भी बहुत सारे रीजन है. इनफैक्ट जब हम डायलेक्ट्रिक पुट करते हैं, डायलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर पुट कर दिए गैप में. जैसे प्लास्टिक्स के बॉडी जो है, एक प्लेट लिया, उसके एक प्लास्टिक का लेयर लगाया, दूसरा प्लेट लगाया और क्लैंप कर दिया. एक्चुअली कैपेसिटर कैसा होता है वो बताता हूं. एक मेटल प्लेट, थिन मेटल प्लेट है, उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग लेयर, बहुत थिन इंसुलेटिंग लेयर लगाता है, इंसुलेटिंग. उसके ऊपर दूसरा मेटल प्लेट है ना, बड़ा सा. उसके बाद जैसे तुम रोटी खाते हो ना, ऐसे रोल कर दिया, चीज लगा के, वो सैंडविच लगा के करते हो, तो ऐसे रोल करके ऐसे कैपेसिटर बना दिया. क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा करना है, तो बहुत बड़ा रहेगा तो ये घर भर बड़ा हो जाएगा कैपेसिटर. क्या करते हैं, वो ऐसे रोल कर देते हैं. ठीक है. सो दिस इज द वे कैपेसिटर इज फॉर्म. इसलिए कैपेसिटर छोटा छोटा हो जाता है, अदरवाइज एरिया बहुत बड़ा रखेंगे. ये प्लेट लिया, ये प्लेट लिया, दोनों के बीच में बहुत थिन, इतना ही लेयर, इतने ही थिन लेयर का एक इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है, परफेक्टली इंसुलेटिंग मटेरियल. एंड देन दिस इज रोल इन दिस वे, ऐसे रोल कर दिया. दिस इज द कैपेसिटर. ये दोनों के बीच में एक लेयर. आई होप कि समझ में आ गया होगा. तो देखो इतना बड़ा एरिया कितने छोटे में हो गया. In fact, we will learn second benefit. Increases the capacitance. मतलब अगर एक डायलेक्ट्रिक पुट किया तो वो उसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज करा देता है. एयर गैप से ज्यादा कैपेसिटेंस होता है, जो कि हमें डिजायर्ड है. इनफैक्ट तीसरा एक होता है बच्चों ब्रेकडाउन. कोई भी कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का एक पोटेंशियल डिफरेंस तक ही उसको हम यूज कर सकते हैं. उससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस तक ले गए तो जो गैप है दोनों के प्लेट के बीच में, उसमें जो भी मटेरियल है, एयर हो या कोई मटेरियल है, अगर एयर रहेगा तो वो डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है एयर का. दैट मीन्स एयर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक कंडक्टर. क्योंकि लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड
will ionize the air molecules. तो वो चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया। एयर का भी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा, एयर का भी एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। तो अगर हम पोटेंशियल हाई पोटेंशियल पे यूज करेंगे तो वो ब्रेकडाउन होने का चांसेस रहेगा। तो हमारा क्या डिजायर रहेगा हमारे लिए कि हम कैपेसिटर को ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल तक हम यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स हम उसके बीच में गैप में वैसे मटेरियल रखें जिसका ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ज्यादा हो, वो लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाकर ब्रेक करे। तो एयर गैप कैपेसिटर से ज्यादा हो जाएगा ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ जो हम मटेरियल पुट करेंगे इंसुलेटर, तो इंसुलेटर का ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। सो वी कैन इंक्रीज वर्किंग potential of the capacitor। हर कैपेसिटर पे लिखा रहेगा कि इसको मैक्सिमम इतने वोल्टेज तक यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा यूज करोगे तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो बाय पुटिंग द डाइलेक्ट्रिक, और अच्छे डाइलेक्ट्रिक हाई स्ट्रेंथ के डाइलेक्ट्रिक पुट करेंगे तो उसका वर्किंग पोटेंशियल जो होगा वो इंक्रीज होगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स to put dielectric in the gap of the capacitor। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये। दूसरा, इंक्रीज द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इंक्रीज किया, ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। एयर फील्ड वाला रहेगा कैपेसिटर, V पोटेंशियल से चार्ज किया, वो जो एनर्जी स्टोर करेगा उससे ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा डाइलेक्ट्रिक वाला। और वी कैन यूज एट हायर पोटेंशियल ऑल्सो। सो दिस इज द मेजर बेनिफिट